नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में हम बात करेंगे सहकार से समृद्धि की। सहकार से समृद्धि भारत सरकार का एक दृष्टिकोण और अभियान है जिसका लक्ष्य सहकारी समितियों को मजबूत करके देश में समग्र विकास और समृद्धि लाना है, जिसमें पारदर्शिता, आधुनिकीकरण और बेहतर तकनीक के माध्यम से हर गांव को सहकारिता से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिले और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा हो सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं और नीतियां बनाई जा रही हैं। बात करेंगे इन नीतियों और चुनौतियों की। हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ज्योतिंद्र मेहता हैं, डायरेक्टर NAFCUB और चेयरमैन NUCFDC। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिंद्र जी। हमारे साथ देश दीपक वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, फॉर्मर SG हैं राज्यसभा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर हरकृष्ण मिश्रा हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, गुजरात से। प्रोफेसर हरकृष्ण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ज्योतिंद्र मेहता जी, अगर बात करें सहकारिता के साइज़ की भारत में, तो विशाल नेटवर्क है। भारत में 8.44 लाख से ज़्यादा सहकारी समितियां हैं, जिसमें 30 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं, जो दुनिया की कुल सहकारी समितियों का लगभग 27% है और वैश्विक औसत इसका 12% से ज़्यादा है। इतना बड़ा साइज़ है और इस साइज़ को खुद जो है देखने के लिए एक नया मंत्रालय जो है शुरू किया गया और गृह मंत्री भी हैं अमित शाह और सहकारी मंत्री भी हैं। वो बहुत नज़दीक से देखते हैं इस मंत्रालय को और सहकारिता के देश भर के कार्य को। आपका क्या कहना है? सर, अमित शाह खुद एक कोऑपरेटिव लीडर है, कोऑपरेटिव वर्कर रहे। जी जी। उन्होंने पैक्स से लेके एपेक्स तक सभी जगह काम किया है, तो उनको पूरी सहकारिता का पूरा जो इन्स एंड आउट उनको मालूम है। और उन्होंने एक मिशन रखा है, जैसे सहकार से समृद्धि। उन्होंने सहकार से विकास नहीं कहा, सहकार से समृद्धि कहा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन विकास एंड समृद्धि। तो उन्होंने जो एक के बाद एक कदम ले रहे हैं, वो पूरा नीचे तक, लास्ट माइल तक हम हमारे किसानों को, हमारे अर्बन मिडिल क्लास, पुअर क्लास, सबको उसके बेनिफिट मिले। इसलिए वो उनका खुद का एक विजन है। और ये सहकार से समृद्धि जो है उसका उसके ऊपर उनका एक के बाद एक कार्यक्रम चल रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम। जब से स्थापना हुई है अब तक हमें सहकारिता को थोड़ा निग्लेक्टेड गिना जाता था, लेकिन उन्होंने एक हमारी मीटिंग में कहा था कि भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी, दूसरे भी हो जाएगी, पहले नंबर की भी हो जाएगी। लेकिन जो नीचे के तबके के लोग हैं, वो लोग को हमें एम्पावर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिस्पैरिटी हो जाए, अमीर लोग बहुत अमीर बने और गरीब लोग वहीं रहे। इसलिए सहकारिता की आवश्यकता है। वो उनका एक विजन है और बहुत अच्छा उन्होंने एक के बाद एक काम किया। आपने जो आंकड़े दिए वो आंकड़े भी बहुत एनकरेजिंग है। देश दीपक जी, चूंकि आप तो स्वयं जो है उत्तर प्रदेश में इस डिपार्टमेंट को बहुत नज़दीक से देख चुके हैं, आपने काम किया है, आपने सुझाव दिए हैं, आपने एक जो है शोध पत्र भी तैयार किया था। आपके जो सुझाव थे, जो सुझाव बिंदु थे, जो सहकारी क्षेत्र को लेकर जो नई नीति आई है सरकार की 2025 की, क्या वो सारे बिंदु उसमें समाहित हैं? क्या अपने उन बिंदुओं को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाएंगे? शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मुझसे। और हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोग बाग कोऑपरेटिव में पोस्ट होना, इस बात को समझा करते थे कि हमको एक खराब सा डिपार्टमेंट दे दिया गया। मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे वहाँ पे नियुक्त किया गया तो मैंने उसके पोटेंशियल को देखा
और उसके पोटेंशियल को महसूस किया। और मैं समझता हूँ कि जो सारे विभाग हैं उन सब के विभागों को अगर मिला दिया जाए तो अकेले इस विभाग में उन सब विभागों से ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि इसलिए ये विभाग हर क्षेत्र में काम कर सकता है और हर क्षेत्र में काम कर सकता है। इसीलिए सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने मल्टीपर्पज सोसाइटीज को इनकरेज करने की बात की है। और मल्टीपर्पज सोसाइटीज लगभग 18,000 स्थापित भी हुई हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जो संरचना है और भारत का जो आर्थिक स्वरूप है, जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, यहाँ पर हमेशा डिसेंट्रलाइज इनिशिएटिव्स सक्सीड करेंगे, सेंट्रलाइज इनिशिएटिव सक्सीड नहीं करेंगे। और डिसेंट्रलाइज इनिशिएटिव्स में, जैसा अभी भी मेहता जी ने कहा, कि जैसे हम आज की तारीख में जीडीपी हमारा में ग्रोथ में हम बहुत आगे हैं और अब हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन जब पर कैपिटा जीडीपी की बात आती है तो हमें उसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के जो मूवमेंट हैं, इस तरह के जो आंदोलन हैं, वही इस चीज़ को, गैप को दूर कर सकते हैं। जब मैं वहाँ पे था और जो मैंने पेपर प्रस्तुत किया था सरकार को, उसमें मैंने यही बात कही थी कि ये जो सोसाइटीज़ हैं इनको मल्टी डायमेंशनल रखा जाए और हर वो काम जो सरकारी, जो विभिन्न विभाग करते हैं, अगर आप उसको डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टेट, अगर विलेज लेवल पे करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव इज द ओनली व्हीकल, आप उसी के माध्यम से कर सकते हैं। और हम लोगों ने उस समय कहा था, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज की तारीख में वो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे काम अभी इस समय दिखाई दे रहे हैं हमें, जो होते हुए नजर आ रहे हैं, और उससे लोगों की आय भी बढ़ी है। और इस तरह के जितने भी कार्य हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट से लेकर के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाने की, लोकल जो हमारे यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक अभियान लिया गया है, इन कार्यों को करने के लिए सहकारिता एक बहुत अच्छा व्हीकल हो सकता है, इसी के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने कही थी वो अगेन इस समय, क्योंकि मैं बहुत पहले सहकारिता विभाग में वहाँ पे था, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार में आने से पहले, तो उसमें जितने भी जैसे उदाहरण के लिए एक नया इनिशिएटिव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोलर एनर्जी का टैपिंग, क्योंकि सोलर एनर्जी डिसेंट्रलाइज सोर्स ऑफ इनपुट है, वो आपको हर जगह अवेलेबल है। जी। उसके लिए सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के बजाय डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स वो अवेलेबल होंगे। तो बहुत सारे गांव में इस समय, उस समय मैंने सजेस्ट किया था कि आप स्ट्रीट लाइटिंग, लोगों के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को चलाने की लाइटिंग, ये आप सोलर के मिनी ग्रिड, माइक्रो ग्रिड्स का एक कॉन्सेप्ट है, उससे बना करके आप इस कार्य को कर सकते हैं। इवन मिनी जो वो है मिनी बंड्स, जो कई स्थानों पे, जहाँ पे खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में या उत्तरांचल में, वहाँ पे जहाँ पानी के आधार अच्छा है, वहाँ पे आप पानी का संचय करके उसको इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम जो किए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में आपने कोई एक स्किल अवेलेबल है, लेकिन उस स्किल की प्रॉब्लम दो होती है। एक, वो स्किल कभी अपग्रेड नहीं होती क्योंकि वो स्किल को अपग्रेड करने वाले लोग वहाँ पे नहीं हैं। और दूसरी समस्या ये होती है कि उसकी मार्केटिंग की, और मार्केटिंग के बिना वो प्रोडक्ट जो प्राइवेट सेक्टर से चैलेंज है उसको झेल नहीं सकता। तो मुझे खुशी है कि इस इनिशिएटिव में और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो काम किया गया है, वो इस तरह की जो फेल्ट नीड्स हैं इस सेक्टर की, उनको एड्रेस करने का काम किया गया है। और इन्हीं में से यही मेरे रिकमेंडेशंस भी थे उस समय, जब मैंने वो अपने रिकमेंडेशन सरकार को दिए थे। और मुझे याद है मैंने एक प्रेजेंटेशन भी उस समय किया था सरकार में, और उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया था। लेकिन सही मायने में मूर्त स्वरूप अगर दिया गया है तो इसको 2021 में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनने के बाद ही शुरू हुआ है। जी। प्रोफेसर हरे कृष्ण जी, आप उस मिट्टी से आते हैं, उस धरती से आते हैं जहां पर अमूल ने जो है कह सकते हैं नेतृत्व किया, सहकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित किए। न केवल भारत में, वैश्विक स्तर पर भी अमूल का नाम लिया जाता है। गुजरात में
इस समय सहकारिता के क्षेत्र में और कौन सी नई कंपनियां सामने आई हैं, एक बात। और राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 से 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकारी समितियों को प्रेरक शक्ति बनाने पर जो ध्यान केंद्रित किया गया है सरकार की ओर से, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने खड़ा किया है। इसके तहत मैं ये बोलना चाहूंगा कि पॉलिसी तो बन चुकी है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत साफ है कि एक दिशा दिया जाए, और खास करके 25 से 47 तक अगर देखें, आंकड़ा देखा जाए, ये बहुत लंबा सफर है। और उसके लिए मेरा मानना है कि हम मेहता साहब और हम भी पॉलिसी में थे, उसमें ये देखा कि उनका जो पिलर्स हैं, जो 7 पिलर हम लोग खड़े किए हैं, उसका ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, एक तो है हमारा, जैसा मेहता साहब ने बताया कि ग्रोथ होनी चाहिए। और उसके बाद वर्मा साहब बोले कि ये यूपी में कैसे उनका मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी मैं देखा हूँ नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी में, जब मैं ड्राफ्टिंग कमेटी में था, एक पॉलिसी तो बन चुकी है, मगर जो स्ट्रैटेजी है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, उसके लिए अब देखने जाओगे तो देखोगे कि यूथ और महिलाओं के लिए खास करके प्रावधान रखा गया है। और देखेंगे कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, इसी का ऊपर बहुत हम लोग फोकस रखे हैं। अब देखेंगे अभी हमारा जो इरमा अभी ट्रांसफॉर्म हो गया है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के रूप में आ गया है, और ये पूरा नेशनल लेवल में स्प्रेड करेगा। अभी अब देखो कि अगर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात किया जाए, तो हमको अगर यूथ को हम अट्रैक्ट ना करें, और वो एक मिसिंग लिंक बन जाएगी, क्योंकि अभी यूथ के सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है। अगर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयबिलिटी है और उनका कैरियर ग्रोथ है, अगर वो कोऑपरेटिव नहीं दे पाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगी। और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उसका जो कोऑपरेटिव कंट्रीब्यूशन हम आंकड़ा रखे हैं 3 से 5% की, तो उसमें थोड़ा धीमी हो जाएगी। इसलिए ये एक पॉलिसी के साथ एक चैलेंजिंग मुद्दा है कि हम कैसे यूथ को आगे बढ़ाया जाए, और उनको आगे आना चाहिए, और कोऑपरेटिव सेक्टर में एंटरप्रेन्योर बन के आगे एम्प्लॉयर बन के आ जाना चाहिए। इसके लिए अभी पॉलिसी में हम लोग ये भी रखा कि क्लस्टर मूवमेंट करनी है, और कोऑपरेटिव इकोनॉमिक जोन के बारे में भी हम लोग मुद्दा रखा है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी जो हमारा पॉलिसी के तहत जो मार्केटिंग आउटलेट सब रखे हैं, जैसा हमारा नेशनल लेवल में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लॉ का ऊपर, जैसा हमारा नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये सब जो आ चुके हैं, इसका मतलब है बैक एंड अभी रेडी हो रहा है, मगर जो प्रोडक्शन और जो सर्विसेज है, वो सब नीचे जो जैसा मेहता साहब ने बताया कि एक्सेस लेयर में वो होना चाहिए। इसके लिए अब क्लस्टर अगर बन जाए, लोकल क्लस्टर्स बने और इकोनॉमिक जोन लोकली बने, तो वो थोड़ा जुड़ जाएंगे हमारा बैक एंड के साथ, तब जाके हमारा ये जो पॉलिसी बनी है, उसको एक रूप दिया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में। मैं अभी उड़ीसा के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें मैं पॉलिसी में मैं हूँ अभी उसका ड्राफ्टिंग हो गया है। अब देखोगे कोऑपरेटिव इज ए स्टेट सब्जेक्ट, जो भी नेशनल लेवल पॉलिसी में हम लोग बना चुके हैं, उड़ीसा में सब कुछ लग जाएगा ऐसा कुछ मायने नहीं है, क्योंकि हमारा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हमारा जितने सारे स्किल बेस्ड इकोसिस्टम है, वो सब डिफरेंट है। तो अभी जो पॉलिसी हम लोग जो बनाया है नेशनल लेवल में, वो 7 पिलर को लेके, और हम भी जोड़े हैं, 8वां पिलर भी लगाए हैं वहाँ पे, जो बात करता है कि इकोनॉमिक जोन और क्लस्टरिंग की और एजुकेशन का ऊपर हम कैसे आगे, और ट्रेनिंग का ऊपर कैसे हम लोग आगे इम्पोर्टेंस दें। अगर ये थोड़ा कन्वर्जेंस रखें हम लोग स्टेट के साथ नेशनल का, अभी तो कन्वर्जेंस हो रहा है, अभी इंटर स्टेट कन्वर्जेंस भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन सर्विसेज, कॉमन मार्केट एक्सेस, ये सब का पर ध्यान देके अगर हम कुछ आगे बढ़ें, तो पॉलिसी का कुछ एक दिशा मिलेगी। इसके अलावा अगर ज्योतिन्द्र मेहता जी बात करें, युवाओं और महिलाओं को इसके साथ जोड़ने का विषय जो है, महत्वपूर्ण विषय प्रोफेसर हरिकृष्णा जी ने उठाया है। अगर इसके साथ अगर किसानी के साथ और गांव खलियान के साथ वहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स शुरू करने की एक मुहिम चलाने की बात की जा रही थी, माना जा रहा था कि अगर
कोई किसान जो है टमाटर उगाता है तो वहाँ पर जो है उसका प्योरी बन सकती है, जूस बन सकता है और दूसरे प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऐसे ही आलू के चिप्स बन सकते हैं, वेफर्स बन सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो जो युवा जो है गांव से जुड़ा हुआ, ग्रामीण क्षेत्र का युवा जो है शहर में जाकर नौकरियां ढूंढ रहा है, वो नौकरियां नहीं ढूंढेगा, वो उस प्रोडक्शन हाउस में काम करेगा और जो है किसानों को भी उसकी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल पाएगा। क्या इस और भी ध्यान दिया गया है इस सहकारिता नीति में या फिर दिया जाना चाहिए? सर, सहकारिता नीति जो है वो बहुत सोच समझ के बहुत सालों के बाद बनी है जी। और उसको बनने के बाद जो मंत्रालय है उसका बहुत बड़ा बैकिंग मिला है और बिकॉज द मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड द एंटायर डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन इट, तो हम उसमें लगता है कि ये सक्सेसफुल एक नीति बनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महिलाओं और युवाओं को जोड़ना। आज अगर हम युवा और महिलाओं को जोड़ नहीं पाएंगे बड़े पैमाने पे, तो हमारी सहकारिता है वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगी। और इसीलिए जो काम हो रहा है, देखिए सबसे बड़ा कंप्यूटराइजेशन हुआ है भारत की सहकारी छोटी छोटी समितियों का, तो आज दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटराइजेशन ये हुआ। तो ये एक युवाओं को जोड़ने का तरीका है। महिलाओं के लिए भी जो काम हो रहा है कि महिलाओं को एनकरेज कैसे किया जाए, क्योंकि फील्ड में जो है वो महिला काम करती है और जैसे आप जानते हैं कि करोड़ों रुपए का मिल्क एकत्रित होता है, लेकिन वो मिल्क जो एकत्रित करने वाली महिला है वो हर रोज सुबह 5 बजे गांव में उठ के पहले दूध निकालती है। वो तो महिलाओं को भी जोड़ने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास, लेकिन हमें पता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं दूध में जुड़ गई है और बहुत सारी महिलाएं अभी फ्यूचर में, क्योंकि दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, अगर पैसा मिलता है तो और भी लोग उसमें जुड़ेंगे। तो जो है आप कह रहे हैं कि छोटा छोटा उत्पादन भी हो, तो एफपीओ भी एक बहुत बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम है और एफपीओ के द्वारा लोकल जो उत्पाद है उसको लोकली प्रोसेस करके और उसको मार्केट में डालना और इवन एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है। आप बीज निगम जो है उसके द्वारा अच्छा बीज मिलता है और एक्सपोर्ट का एक यूनिट बन गया है, उसके द्वारा आपका छोटा सा जो है मैन्युफैक्चर यूनिट उसकी प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट हो रही है। सो ये पूरी तरह से एक ऐसा समृद्धि का रास्ता हो गया है कि सहकारिता से सिर्फ जैसे भारत में सिर्फ अदानी और अंबानी और वही पैसा वाला बन जाए जब ग्रोथ होता है, तो वो ज्यादा पैसे वाला ज्यादा बने और छोटे तबके के लोग हैं वो वहीं रह जाए, तो ये डिस्पैरिटी नहीं चलेगी। और डिस्पैरिटी का एक ही सॉल्यूशन है, वो सहकारिता है। और ये सहकारिता से समृद्धि जो आने की बात है वो भारत सरकार ने, अमित शाह जी के विजन ने बहुत अच्छा काम किया है। देश दीपक जी, ये बहुउद्देशीय पैक्स पर भी सरकार ने जो है काम किया है। सभी पंचायतों को कवर करने के लिए नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों के पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये जो सेक्टर्स हैं, ये इसमें भारत की आत्मा बसती है। ये भारत का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, इसलिए एग्रेरियन सेक्टर है। जरूरत इस बात की है कि क्योंकि इसी की स्किल्स लोगों के पास अवेलेबल है, इसी का इंक्लिनेशन अवेलेबल है। और जो एक बात आपने कही थी कि माइग्रेशन रोकने के लिए इन सेक्टर्स को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, तो इन सेक्टर्स को प्रमोट करने का जो काम किया जा रहा है, और जो आपने अपने जो कोऑपरेटिव पॉलिसी में भी लिखा है कि हम मिल्क प्रोडक्शन 50% बढ़ाना चाहते हैं अगले 5 सालों में, तो मिल्क रिवॉल्यूशन 2.0। सो ये आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको जोड़ना चाहता हूँ कि हमने जो हमारा स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है, प्रोसेसेस हैं, वो हमने सेटअप कर दिए हैं।
अब बहुत आवश्यकता है कि हम उन सेक्टरों की भी पहचान जो हमने की है, उन सेक्टरों को आगे बढ़ाएं जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है। हर कंट्री की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। कोई माइंस में लिबरल है तो माइनिंग उसकी स्ट्रेंथ है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हमारी स्ट्रेंथ है। जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और जो हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, करीबन मैंने कुछ दिनों पहले ये आंकड़ा पढ़ा था कि लगभग 30% ऑफ दिस वो वेस्ट चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको कंजर्व नहीं कर सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटीज नहीं है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। हॉर्टिकल्चर का वैसे भी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो जो फूड प्रोसेसिंग की, जिसकी ओर आपने भी शर्मा जी ने इंडिकेशन दिया था, कि अगर फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी यूनिट्स अगर सभी विलेजेस में इस्टेब्लिश की जाएं और इस काम को हम इनकरेज करें, और एक जो NCEL है वो अगर एक ब्रांड दे, उसको एक ब्रांड नेम दे दे, ये अगर कोई ब्रांड नेम दे दे जिस ब्रांड नेम के तहत उसको क्वालिटी कंट्रोल करे, NCL कैन डू द क्वालिटी कंट्रोल, NCL कैन प्रोवाइड दैट ब्रांड इमेज, और उसके तहत अगर इनका प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए तो आपका जो वेस्टेज आ रहा है वो वेस्टेज इस्तेमाल होगा। आप बहुत अच्छा काम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने किया है, जो भंडारण क्षमता को बढ़ाने का काम किया है, जी। वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन भंडारण क्षमता के साथ साथ जो हमारी फूड प्रोसेसिंग की जो हमारी पॉलिसी है, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से कोऑपरेशन लेकर के इसको किया जाना चाहिए। और मल्टीपर्पज़ जो कमेटीज़ हैं वो इन सारे जो हर हर अब आज की तारीख में हर गांव की, हर शहर की भी एक खासियत है। उस खासियत को पहचानते हुए, स्किल को आइडेंटिफाई करते हुए, अगर उससे कनेक्टेड प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट और उसके थ्रू लोगों की इकोनॉमी को, इनकम को सप्लीमेंट करने का काम किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। और निश्चित रूप से मैं मेहता जी से एग्री करता हूँ कि इस विषय में सरकार की सोच, क्योंकि ये सोच होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो सोच नहीं थी, वो सोच अब पैदा हुई है और उसी दिशा में काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला समय सहकारिता मूवमेंट के लिए और इसके थ्रू समृद्धि तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छा रास्ता खोलता है। और प्रोफेसर हरे कृष्ण जी, यहाँ पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और अन्य सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। सरकार का इस दिशा में बहुत ज़्यादा, विशेष रूप से मोदी जी का भी जो है तकनीक से लोगों को जोड़ने का लगातार प्रयास होता रहा है, और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष रूप से इस और ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही आर्थिक सशक्तिकरण, कर लाभ और ऋण सीमा में वृद्धि और नई विनिर्माण सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करने का प्रयास भी इस नीति के द्वारा सरकार करने का प्रयास कर रही है। उसका क्या असर आपको लग रहा है कि नज़र आएगा, और जो प्रयास सरकार कर रही है सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाने का या फिर विकसित राष्ट्र बनाने का, उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? हाँ, बहुत सही बात बोले हैं कि ये जो रवैया है हमारा गवर्नमेंट सरकार की और उनका जो नीतियां है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जा रहा है, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ERP की जो अभी शुरुआत हो रही है नाबार्ड का थ्रू से, वो जो सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगी, उसमें तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी भी आएगी, ट्रांजैक्शन ट्रेसेबिलिटी भी आएगी, बहुत सारे मुद्दा आ जाएंगे इधर, और बहुत सारे ये जो क्लैरिटी होगी हमारा बिजनेस मॉडल में, वो ERP का दूर दूर भी बहुत सारे सपोर्ट मिल जाएगी। ये एक बात है। वो होता है सप्लाई ड्रिवन पॉलिसी पुश हम लोग कर दिया। अभी जब हम जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जाके देखते हैं, पैक्स को देखते हैं, अभी ओडिशा में देखिए, अभी हर पैक्स अभी मल्टीपर्पज पैक्स बन चुके हैं as per the proposed bylaw. All the packs are now transformed to MPACs. बहुत अच्छी बात है। और ERP भी बहुत जोर शोर से अभी चल रहा है कि, बट एक दिशा आ रही है यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी की, मैं जो बाद में बात कर रहा हूँ कि जब ERP आएगी बैक एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और बहुत सारे युवा भी उसमें आ सकते हैं वहां पे, ये आज एन एम्प्लॉय। बट मैं बोलता हूँ जी, ERP को अगर मेंटेन करने के लिए भी हम अब ऐसा कुछ कोऑपरेटिव बनाए जो यूथ खुद का कोऑपरेटिव बना के उसको मेंटेन करे, और ताकि वो डिजिटल कोऑपरेटिव जो बात हो रही है, दैट कैन बी वन ऑफ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दैट पॉलिसी व्हिच इज एमिंग एट कैन बी फ्रक्टिफाइड। तो अभी उसको अगर आगे बढ़ाया जाए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में रख के, तो बहुत सारे चीज हमको आगे देखना पड़ेगा कि हम रेडीनेस की, इज माई यूथ रेडी,
अगर हमारे वीमेन रेडी हैं, हमारा मेंबर्स रेडी हैं, उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की चैलेंज हमारे पास है। इसलिए अभी जो टीएसयू का एक फोकस रहा है कि वो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एनसीसी का थ्रू से हम कैसे नेटवर्क को बढ़ाएं, और वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जितने सारे हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का जितने सारे लेसन हैं इसको कैसे आगे बढ़ाएं। उसमें भी नहीं हो रहा है, तो मल्टीपर्पज नाम ले ही नहीं रहा। जी जैसी डालते हैं तो क्या आ जाता है उसमें, मुझे वीडियो में दिया हुआ देश दीपक जी, हाँ देश दीपक जी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये यहाँ पर एक बड़ी बात ये है कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए और जो है किस तरीके से रोजगार जो है जनरेट किए जाएं, और उस और सरकार का ध्यान भी है। और एक बात जो है कही गई है, जो वेस्ट को जो है उससे जो है किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है सहकारिता क्षेत्र को मिले, उस और भी सरकार का ध्यान है। चीनी सहकारी मिलों को सहायता देने के लिए भी प्रयास सरकार ने किए हैं, और इथेनॉल उत्पादन के लिए सरकार ऋण और सहायता प्रदान करना भी जो है शुरू कर रही है। तो ये कितना बड़ा जो है बदलाव आप मानते हैं? देखिए, ये सारी जो आपने उदाहरण दिए हैं, ये सारी विलेज इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें। वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो अब वेस्ट वो उत्पन्न होता है, वो गांव में इकट्ठा हो रहा है जगह जगह पे। तो आपको, अगर आप कोई रॉ मटेरियल से कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और आप उसको दूर से लाते हैं, तो उसकी कास्ट उसमें जुड़ जाती है, उसकी वजह से उसकी वायबिलिटी इफेक्ट होती है। यहाँ वो चीजें हैं जिसमें रॉ मटेरियल वहीं पे अवेलेबल है, स्किल्ड लोग वहीं पे अवेलेबल हैं, काम करने वाले लोग भी वहीं पे अवेलेबल हैं। तो उनका इस्तेमाल करके, जैसे वेस्ट टू एनर्जी है, हमारे इसमें अभी बहुत काम, भारत में सोलर में, विंड में बहुत काम हो गया है, पर वेस्ट टू एनर्जी में अभी काम होना बाकी है। वेस्ट टू एनर्जी का काम करने के लिए गांव के लोकल यूथ, लोकल महिलाएं, उनको अगर इन्वॉल्व किया जाएगा तभी इसमें सक्सेस मिलेगी। और अगर सक्सेस मिलेगी तो उसकी वायबिलिटी आएगी। अगर हम उस सारे को इकट्ठा करके वेस्ट को हम शहर में ला करके और प्रोसेसिंग करेंगे तो वो कठिन होगा। लेकिन अगर आप कई गांवों का क्लस्टर बना के एक जगह पे इस काम को करेंगे तो आपके बहुत सारे कास्ट रिड्यूस होती हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयबिलिटी पैदा होती है, जो अभी मिश्रा जी कह रहे थे। वो उसकी वजह से आपको वहां पे वायबल यूनिट्स बनाने की संभावना है। और ये चीजें ऐसी हैं जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल करती हैं। वो इनकम इम्बैलेंस को दूर करती है, वो माइग्रेशन को रोकती है, वो शहरों के पर जो लोड बढ़ रहा है उसको रोकती है। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स बहुत ही अच्छे हैं। जरूरत इस बात की है कि जो विभाग हैं वो विभाग कोऑर्डिनेट करें और उसको इनकरेज करें। समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते एक और विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेसिडेंट हैं सीएम पैक्स लिमिटेड हरियाणा के। पैक्स पर हम लोग बात कर चुके हैं। पैक्स को लेकर जो संवेद रूप से एक नीति बनाई गई है वो कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे कारगर सिद्ध हो सकती है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित तौर पर जो पैक्स हैं और जो पैक्स का प्रारूप, जो नया जो मल्टीपर्पज जो प्रारूप आया है, वो निश्चित तौर पर समाज सेवा के क्षेत्र में भी और कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा काम करेगा। कि जो मल्टीपर्पज है, इसी का नाम हरियाणा में सीएम पैक्स है, यानी कि कंप्रेहेंसिव मल्टीपर्पज एक्टिविटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और हरियाणा प्रदेश में हम लोगों ने अभी तक 350 सीएम पैक्स ये रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ये हर एक गांव में एक और शहर के एक वार्ड में एक, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे कॉर्पोरेशन विभाग ने जैसे कि हमारा सीएससी सेंटर, वो सभी सीएम पैक्सों में हमारी अब शुरुआत उसकी हो चुकी है और कुछ में अभी हो रही है। उसके अलावा खाद, बीज, पेस्टिसाइड की दुकानें, उसके गोडाउंस सभी गांवों में खुले, जो हमारी रजिस्टर्ड हो गई हैं वो उसके लाइसेंस ले रहे हैं। और इसके अलावा जो है तीसरा जो एक बड़ा काम है वो है जो हरियाणा में बने हुए प्रोडक्ट, खासतौर से हमारी जो कोऑपरेटिव की संस्थाएं जैसे वीटा है,
तो वीटा के मिल्क प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हमारी सभी सीएम पैक्स वो जो वीटा का लाइसेंस हमें मिल चुके हैं और वो वीटा के जितने प्रोडक्ट हैं वो बेचेंगी। हैफेड है हमारी, वो मस्टर्ड ऑयल है उनका, चीनी है, अपनी मिलें हैं हमारी हैफेड की, तो वो अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो माननीय मनोहर लाल जी जिस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इसको एक शुरुआत इसकी की थी मल्टीपर्पज की, तो उसमें ये प्रोडक्ट एक गांव लेवल पर बने। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे मसाले हैं, तो मसाले अभी घरों में जब हमारी महिलाएं वो यूज करती हैं तो उनको विश्वास नहीं हो पाता कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। लेकिन अब हमारी ये सीएम पैक्स वो मसाले बनाने का काम, फिर दूसरे दलिया है और दूसरे प्रोडक्ट बनाने का काम करेंगी। इससे जो गांव की इकोनॉमी है, शहर में जो एक सामान्य आदमी है उसको काम भी मिलेगा और अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। और निश्चित तौर पर सहकारिता एक जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। और इसके लिए हमें केंद्र सरकार, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि सहकारिता को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और हुकुम जी, आप थोड़ा सा अंत में जुटे, लेकिन आपने जो है बहुत ही कम समय में बहुत सारे बिंदुओं को यहाँ पर रखा है। और जैसा कि हमारे अन्य विशेषज्ञों ने भी कहा कि सहकारिता जो है राज्य का विषय है और केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर रही है इस क्षेत्र में लगातार काम, एक नीति भी लेके आई है और राज्यों को भी संवित रूप से साथ लाकर इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। और आप जैसे विशेषज्ञ ज्योतिंद्र जी, देश दीपक जी, प्रोफेसर हरिकृष्ण जी और हुकुम सिंह जी भी लगातार सरकार को इनपुट देते रहें, आप भी अपना सहयोग देते रहें और जन भागीदारी भी अगर इस क्षेत्र में होती है तो सहकारिता से समृद्धि बहुत जल्द संभव है। आप चारों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।